Dear students, today we'll talk about pancreatitis, which include acute pancreatitis and chronic pancreatitis. So let's discuss. So we have first of all acute pancreatitis. Acute pancreatitis क्या होता है? इसमें सबसे पहले pancreatitis होता क्या है? pancreatitis जो है ये क्या है? हमारे पास inflammation of pancreas and usually it is sterile. ये जो होता है usually क्या होता है? sterile होता है, यानी इसमें बैक्टीरियल जो है यहाँ पर अक्सर नहीं होते, जो टिश्यूज होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोलते जो है acute, हमारे पास जो है acute pancreatitis है. acute pancreatitis में क्या होता है? ऑटो डाइजेशन ऑफ pancreas by pancreatic enzyme. इसमें क्या होता है? असल में pancreatitis जब होता है तो इसमें enzymes जो होते हैं pancreatic enzyme उसकी फॉर्मेशन जो होती हैं नॉर्मल होती हैं, वो होती हैं, लेकिन उसकी जो फ्लो होती हैं वो ब्लॉक होती हैं. तो इस वजह से पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है पेंक्रियाज के अंदर जो है एकमुलेट होते हैं एंड दैट काज द ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाज. सो बट एक्चुअली कि देयर इज अ ब्लॉक फ्लो ऑफ अ पेंक्रियाटिक एंजाइम. यहाँ पर क्या होती हैं? ब्लॉक्ड फ्लो ऑफ अ पेंक्रियाटिक एंजाइम. जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होती हैं उनकी फ्लो जो होती हैं ब्लॉक होती हैं. सो ब्लॉक्ड फ्लो ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स. पेंक्रियाटिक एंजाइम की फ्लो जो होती हैं ब्लॉक होती हैं, जबकि इसकी सिंथेसिस जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं. वाइल सिंथेसिस अकर इसकी जो सिंथेसिस हैं वो हो जाती हैं नॉर्मली. सिंथेसिस अकर. तो जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं उसकी फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन वो ड्यूडम की तरफ नहीं जाते. इस वजह से यहाँ पे कम्युलेट होते हैं और फिर ये क्या करते हैं? ऑटो डाइजेशन करते हैं ऑफ पेंक्रियाज बाय द पेंक्रियाटिक एंजाइम. जिस तरह यहाँ पे जो है अब यहाँ पर क्या है? शो, ये जो फिगर है, फिगर नंबर ए शो करता है येलो एरो में सराउंडेड बाय द रेड विच इज इडीमा. तो ये जो येलो एरो है ये क्या है? हमारे पास पेंक्रियाज है. दिस इज येलो एरो में यहाँ पर क्या है? पेंक्रियाज है. एंड दिस एरिया विच इज शोन बाय द रेड एरो इज अ एडिमा. तो ये हमारे पास पेंक्रियाज है विच इज सराउंडेड बाय द एडिमा है. इस पेंक्रियाज के ऊपर, पेंक्रियाटाइटिस के ऊपर हमने केस भी डिस्कस किया है, जो अभी इसी जो है चैनल पे मैंने जो है इसको अपलोड किया हुआ है. तो उस केस को भी आप लोग जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि फिर आपको समझ मजीद आ जाएगी और इसके ऊपर जिस तरह क्वेश्चन आता है वो भी आप लोगों को आसान होगा. सो मस्ट सी दैट केस. सो यहाँ पर क्या होते हैं? दिस इज पेंक्रियाटाइटिस. अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके काज जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर फिर निक्रोसिस जो होती हैं, यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं ऑटो डाइजेशन करते हैं. और यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि इसमें कौन कौन सी निक्रोसिस होती हैं. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज एंड पैथोलॉजी के अंदर अगर हमारे पास आते हैं. तो इसमें एक होता है लिक्यूफेक्टिव निक्रोसिस. एक लिक्यूफेक्टिव निक्रोसिस इसके अंदर जो है होती हैं. पेंक्रियाटाइटिस के अंदर लिक्यूफेक्टिव निक्रोसिस होती हैं और इसके साथ हेमोरेजिस भी होते हैं, पेंक्रियाटिक एंड हेमोरेज. तो जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है इसमें अगर कोई आपसे पूछे, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है पैथोलॉजी में, ये विच निक्रोसिस अकर इनसाइड दी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. लेकिन इसमें फेट निक्रोसिस भी होती हैं. फेट निक्रोसिस जो होती हैं ये आल्सो अकर, ये भी होती हैं. फेट निक्रोसिस आल्सो अकर. ये पैथोलॉजी में जब हम डिस्कस करेंगे तो फेट निक्रोसिस लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस की मजीद डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से बनती हैं. तो आल्सो अकर इनसाइड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एंड अगर इन्वॉल्विंग, ये इन्वॉल्व करता है सराउंडिंग फेट्स को. इन्वॉल्विंग सराउंडिंग फेट्स, जो सराउंडिंग फेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? इन्वॉल्व करता है. इन्वॉल्विंग सराउंडिंग फेट्स. So in acute pancreatitis we have a liquefactive necrosis as well as a fat necrosis which also occur inside the acute pancreatitis and when the inflammation involve the surrounding fat. यानी जब इन्फ्लेमेशन जो है, यानी अकर व्हेन इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व द सराउंडिंग फेट्स, यानी फेट निक्रोसिस तब होती हैं जब इन्फ्लेमेशन जो है पेंक्रियास के इर्द गिर्द जो फेट्स होते हैं उनको क्या करे? इन्वॉल्व करे. सो फेट निक्रोसिस आल्सो अकर. सो वी हैव लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस एंड फेट निक्रोसिस. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ निक्रोसिस दैट अकर इन द एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. नाउ व्हाट आर दी काजेज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. सो काजेज में हमारे पास क्या है? आइडियोपैथिक भी हो सकते हैं, गाल स्टोन्स भी हो सकते हैं, इथेनॉल यानी अल्कोहल जो होते हैं, ये जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स, उनमें क्या होता है? उनमें पेंक्रियाटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ट्रामा की वजह से हो सकते हैं. और स्टीराइड्स, मम्प्स जो होते हैं, यानी वायरल इन और बैक्टीरियल में वायरल के साथ जो है ज़्यादा एसोसिएटेड होता है. और इसमें जो है स्पेसिफिकली मम्प जो होता है ये पेंक्रियाटाइटिस के साथ एसोसिएटेड है. और ऑटो इम्यून डिजीज़, इस तरह स्कॉर्पियन का स्टिंग जो है, इस वजह से भी पेंक्रियाटाइटिस जो है हो सकता है. एंड हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लाइसीमिया, ठीक है, इस वजह से हो सकते हैं जब हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड जो है सीरम के अंदर 1000 से ज़्यादा हो जाए. तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इसके काजेज हैं. ईआरसीपी की वजह से, या कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि हमारे पास सल्फर ड्रग्स हैं, एनआरटीआईज हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं. तो ये सारे के सारे काजेज हैं. एंड दिस इज द निमोनिया. आई गेट स्मेस्ड. आई का मतलब इडियोपैथिक है, जी का मतलब गालस्टोन है, ई का मतलब इथेनॉल है, टी का मतलब ट्रामा है, वगैरह वगैरह, इस तरह जो तरतीब से दिए हुए हैं. तो ये जो हैं सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? इसके काजेज हैं पेंक्रियाटाइटिस के. अब अगर हम डायग्नोसिस की तरफ जाए तो डायग्नोसिस में जो है इसके लिए जो डायग्नोसिस है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है हमारे पास रेंसन स्कोर या रेंसन क्राइटेरिया. तो रेंसन क्राइटेरिया जो है ये पेंक्रियाटाइटिस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो कि क्लासिकल मेथड है पेंक्रियाटिक सिवियरिटी को एसेस करने के लिए. सो वी हैव अ रेंसन क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस. वी हैव अ रेंसन क्राइटेरिया. तो
इस क्राइटेरिया को हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, ये सर्च में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है एमसीक्यूज में एनआरई 1 या एसएमएलई 1 के लिए इतना ही काफ़ी है कि रैनसन क्राइटेरिया जो है ये क्या है। रैनसन क्राइटेरिया, रैनसन क्राइटेरिया क्या है? इट इज़ अ क्लासिकल मेथड। ये क्या है? एक क्लासिकल मेथड है। दिस इज अ क्लासिकल मेथड है टू एसेस या ऑफ एसेसिंग पेंक्रियाटिक सीवियरिटी। पेंक्रियाटाइटिस की जो सीवियरिटी है, पेंक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी को हम रेंसन क्राइटेरिया से जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द रेंसन क्राइटेरिया, यू शुड रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंसन क्राइटेरिया। तो रेंसन क्राइटेरिया आपको मालूम होगा। इसमें हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें में से दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? वी हैव एक्यूट एपिगेस्ट्रिक पेन ऑफन रेडिएटिंग टू बैक, सीरम एमाइलेज और लाइपेज विल बी मोर देन 3 टाइम ऑफ द नॉर्मल वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग। तो ये तीन चीज़ों में से दो चीज़ें होनी चाहिए टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। तीन चीज़ें क्या क्या हैं हमारे पास? सबसे पहले एक्यूट एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, दैट इज रेडिएटिंग टू बैक। तो ये पेंक्रियाटाइटिस का जो है मेन चीज़ ये है कि इसमें एक्यूट एपिगेस्ट्रिक पेन होता है जो बैक की तरफ जाता है। सीरम एमाइलेज या सीरम लाइपेज जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एलिवेट हो सकते हैं और ये नॉर्मल जितना इसकी वैल्यू होते हैं उसके मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग होती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग कौन से हम करते हैं? इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसमें शो गॉल स्टोन और बाइल डक्ट डायलेटेशन। सो वी डू अल्ट्रासाउंड दैट may show gallstone or bile duct dilatation. We also can do CT scan. CT scan will show pancreatic edema in necrosis and bile duct stone या dilatation. तो यहाँ पर इसमें एमाइलेज है एक चीज़ और एक जो है लाइपेज है। तो इसमें लाइपेज जो होता है ये क्या है? सीरम लाइपेज जो होता है दिस इज मोर स्पेसिफिक, दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक या मोर स्पेसिफिक। इसमें स्पेसिफिक जो है ये वाला है लाइपेज, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर हम एमाइलेज करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है डायग्नोसिस। इसके अलावा हमारे पास जो है अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट करें तो वो भी जो होते हैं ज़्यादा होते हैं अक्सर जब गॉलस्टोन की वजह से जो है पेंक्रियाटाइटिस। सो एलएफटीज जो होते हैं, एलएफटीज डायग्नोसिस के अंदर आप अपने साथ नोट करें, मे बी आई इफ gallstone is cause, if gallstone is cause, तो इफ gallstones जो होते हैं ये इसके काज हैं तो इसमें एलएफटीज भी नॉर्मल हो सकते हैं। अब एक पॉइंट जो आपने नोट करना है कि इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एएसटी एंड एएलटी। ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा होगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस भी होगा, यानी वाइट ब्लड सेल जो है ये भी ज़्यादा होते हैं इसमें, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर थोड़ा चीज़ें मिक्स हो गई। एक दफ़ा फिर आपने याद रखना है, आपने लिखना है अपने साथ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो आपने सबसे पहले रेंसन क्राइटेरिया लिखना है कि ये क्लासिकल मेथड है एसेसिंग पेंक्रियाटिक सीवियरिटी। फिर तीन चीज़ें हैं जिसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन है एक्यूट एपिगेस्ट्रिक पेन है दैट इज रिलेटिंग टू बैक, देन वी हैव एमाइलेज एंड लाइपेज वैल्यू। इसमें आप लोगों को ये आना चाहिए कि मोस्ट स्पेसिफिक इसमें लाइपेज हैं और ये 3 गुना से इसकी नॉर्मल के मुकाबले में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। एंड देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग, इसमें जो है अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन जो है हम कर सकते हैं। सो वी कैन डू अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन दैट शो एडिमा एंड डायलेटेशन ऑफ बाइल डक्ट्स। इसके बाद अगर गाल स्टोन वगैरह काज हैं तो आपने इसके बाद लिखना है कि एलएफटीज में भी एलिवेटेड इफ गाल स्टोन और काज, एएलपी ज़्यादा होगा एसटीएलटी के मुकाबले में, कंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा होगा, ल्यूकोसाइटोसिस भी ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया। नो तो लेट्स कम टुवर्ड दी कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। सूडोसिस्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर एपिथेलियम नहीं होता, इट इज लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू इन नॉट एपिथेलियम। तो इसके अंदर जो है एपिथेलियम जो होता है नहीं होता, सिर्फ ग्रेनुलेशन टिश्यूज होती हैं, दैट इज शोन ओवर हियर इनसाइड द बी। दिस इज द सूडोसिस्ट। ये क्या है? हमारे पास सूडोसिस्ट है। अब सूडोसिस्ट के बाद जो है एब्सेस भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सूडोसिस्ट के बारे में आपने याद रखना है ये चीज़। इसके बाद अगर सोडोसिस का जो है हमारे पास निक्रोसिस इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इन्फेक्शन हो जाए, तो इस वजह से हमारे पास एब्सेस बनता है। तो एब्सेस कब बनता है? सो वी हैव पेंक्रियाटिक एब्सेस। ये पेंक्रियाटिक एब्सेस उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्फेक्शन हो जाती हैं जब हमारे पास क्या होती हैं? इन्फेक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। जो सूडोसिस्ट था उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाती हैं, तो इसके बाद पेंक्रियाटिक एब्सेस बन जाता है। और ये तकरीबन जो है 10 दिन के बाद होता है, यूजुअली अकर लेट अप्रॉक्सीमेटली, यूजुअली अकर लेट, दैट इज तकरीबन 10 दिन के बाद, पेंक्रियाटाइटिस के 10 दिन के बाद जो होता है ये सूडोसिस के 10 दिन, पेंक्रियाटाइटिस के 10 दिन के बाद क्या होता है? एब्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के 10 दिन के बाद एब्सेस बनना शुरू हो जाते हैं।
और इसमें इसकी खास वजह जो होती हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई मोस्ट कॉमनली हैं, इसकी वजह से हो सकती हैं। सो कॉमनली caused by intestinal, ये एक्स्ट्रा चीज़ हम इसलिए लिखते हैं, अगर आप इसके साथ स्टेप 2 या मेडिसिन ना भी पढ़े तो भी इसकी वजह से नारी आपको क्लियर हो सकता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया स्पेसिफिकली ई कोलाई, तो मोस्ट कॉमन जो है ई कोलाई जो है, इस वजह से एप्सिस फॉर्मेशन होती है। तो पैंक्रियाटिक एप्सिस मोस्ट कॉमन काज जो है ई कोलाई है। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? प्रेजेंटेशन होगी फीवर होगा एंड फेलियर होगा टू इम्प्रूव क्लिनिकली, यानी ये पेशेंट जो है पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट जो है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होगा और ये ठीक नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में एप्सिस बन गई हैं। यानी एक पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम सजेस्ट करेंगे कि देयर में भी एप्सिस फॉर्मेशन के एप्सिस शायद हुआ है। फीवर उसको जो है कंटिन्यूस रहते हैं। फेलियर टू इम्प्रूव क्लिनिकली अगर एक पेशेंट है वो ठीक नहीं होता पैंक्रियाटाइटिस का, तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि इसके अंदर एप्सिस हुए हैं। सो देन वी हैव necrosis of parenchymal or peripancreatic tissues, hemorrhage हो सकती है, infection, organ failure, acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, shock, renal failure, hypocalcemia। ये आप लोग नोट करें कि इसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम। सो इसमें क्या होता है कि जो एमाइलेज या लाइपेज स्पेसिफिकली लिपिड्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड बनाते हैं, तो ये फैटी एसिड कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करते हैं और इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, यानी सोप्स फॉर्मेशन। कैल्शियम के सोप जो हैं बनते हैं, दैट इज वाई द लेवल ऑफ कैल्शियम विल बी लो इन केस ऑफ acute pancreatitis. So this is acute pancreatitis. Now we have some other things about acute pancreatitis. हमारे पास दो साइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वन इज टर्नल कूलिन साइन। इनकी तस्वीर आप लोग गूगल पे देख लेना, ठीक है। कूलिन साइन क्या होता है? कूलिन साइन में क्या होता है, ये जो अम्बिलिकस होता है उसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द ब्लीव्स डिस्कलरेशन होती हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि हेमोरेज जो होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर होता है, तो जब पेरी एम्बेलिकल रीजन में हेमोरेज हो जाए तो इस वजह से यहाँ पर ब्लीविश डिस्कलरेशन होती हैं नॉल या अम्बेलिकस के इर्द गिर्द, और इसको हम साइन का नाम देते हैं, जिसका इज कूलन साइन, जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर हो सकता है। सो इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस देयर इज ब्लीविश डिस्कलरेशन, ब्लीविश या पर्पल डिस्कलरेशन around umbilicus, that is called as a Cullen sign, and that is because of bleeding. Then we have gray tunnel sign. ये दोनों एक चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ लोकेशन का फर्क है। ग्रे टनल जो होता है फ्लैंक रीजन में होता है, ग्रे टनल साइन ये जो होता है फ्लैंक रीजन में होता है। सो दिस इज द ब्लूइश और पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स, जो साइड वाली जहाँ पे किडनी होती है उस जगह पे। सो ब्लूइश और पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक्स या फ्लैंक रीजन इज कॉल्ड एज अ कूलिंग साइन। सो ये हमारे पास दो साइन हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। देन लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। सबसे पहले पेशेंट को NPO रखना, नील पर ओस, उसको कुछ नहीं देना है, और इसकी पीछे रीज़न ये है कि पेंक्रियास को रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट ऑफ पेंक्रियास, रेस्ट द पेंक्रियास, पेंक्रियास को आराम दे दो, ठीक है। पेंक्रियास को हमने रेस्ट पे रखना है, NPO। देन IV फ्लूइड देते हैं। एडिमा हुआ है तो एडिमा में जो वास्कुलर फ्लूइड है वो कम हो जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं पैंक्रियाटिक एडिमा की वजह से फ्लूइड कम हो जाती है, तो फ्लूइड देते हैं। एंड पेन कंट्रोल के लिए हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। लेट्स कम टू द क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एट्रोफी, कैल्सिफिकेशन ऑफ द पैंक्रियास या फाइब्रोसिस, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो जाती हैं, जिस तरह यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। तो ये जो है हमारे पास एक्यूट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हैं जिसमें कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस हो जाते हैं, और ये वाइट जो एरिया होते हैं ये कैल्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वाइट रीजन दैट शो द कैल्सिफिकेशन। मेजर रिस्क फैक्टर में हमारे पास अल्कोहल है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिसमें हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस SPINK1 म्यूटेशन है, कैन बी आइडियोपैथिक भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी और सूडोसिस, जो कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में भी था। और पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसके ऊपर अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी टिपिकली व्हेन 10% लेस देन 10% ऑफ द पैंक्रियाटिक फंक्शन एंड मे मैनिफेस्ट विद स्टियाटूरिया, फैट सॉल्युबल वाइटल डेफिशिएंसी इन डायबिटीज मेलाइटस दैट वी आल्सो हैव डिस्कस्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एमाइलेज एंड लाइपेज में आर मे नॉट बी एलिवेटेड, ऑलमोस्ट ऑलवेज एलिवेटेड इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखना है कि जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि एमाइलेज एंड लाइपेज एलिवेट हो जाए,
एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमेशा जो है एमाइलेज एंड लाइपेज जो है ये एलिवेट होंगे, लेकिन क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में ये ज़रूरी नहीं है एमाइलेज एंड लाइपेज का एक्टिवेट होना या एलिवेट होना, ठीक है। सो amylase and lipase may or may not be elevated in chronic pancreatitis, but in acute pancreatitis it is always elevated. So this is acute and chronic pancreatitis. Now let's talk about different tumor markers that are present for extra purpose. अगर आप लोगों ने इसको नोट करना है तो अच्छा है, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो है इसका ज़रूरी एक क्वेश्चन आता है। सो ट्यूमर मार्कर्स कौन से कैंसर में जो है बोलते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जो है ट्यूमर मार्कर्स एंड कैंसर, कौन से कैंसर हैं जिनमें जो है ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं एलिवेट होते हैं। नंबर 1 वी हैव सी है 19-9, ये जो है हमारे पास क्या है पेंक्रियाटिक कैंसर। सबसे पहले पेंक्रियाटिक कैंसर के अंदर ये वाला ट्यूमर जो है इसके अंदर मार्कर ज़्यादा होता है। देन वी हैव CA15-3, दिस इज एलिवेटेड इन ब्रेस्ट कैंसर। वी हैव CA12 यानी 125, दैट इज ओवेरियन, इंक्रीज इन द ओवेरियन ट्यूमर। प्रोस्टेट specific antigen S100 is elevated in melanoma. And we have AFP, alpha fetoprotein, that is hepatocellular carcinoma, it is elevated in hepatocellular carcinoma. Then we have carcinoembryonic antigen, हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो यहाँ पर जो है इसको इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सो ये हमारे पास इसमें अक्सर एमसीक्यूज में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि इस ट्यूमर मार्कर जो है या ये ट्यूमर मार्कर कौन से ट्यूमर का जो है मार्कर है, तो इसमें ज़रूर जो है एक क्वेश्चन आता है। देन वी हैव पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें CA19-9 जो है ज़्यादा होगा, पेंक्रियाटिक कैंसर है, तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, यानी पेंक्रियाटिस के अंदर जो ट्यूमर होता है दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। वेरी एग्रेसिव ट्यूमर एराइज फ्रॉम पेंक्रियाटिक ड्रग्स, जो पेंक्रियाटिक ड्रग्स होते हैं वहाँ से राइज होता है, और इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है विद सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, इस तरह यहाँ पे जो है दिखाया गया है। ऑफन मेटास्टेटिक एट प्रेजेंटेशन, जब ये प्रेजेंट करता है तो इसमें मेटास्टेटिस होता है, यानी जब ये प्रेजेंट करता है तो इसमें मेटास्टेटिस हो जाती है, पहले से हुई होती है। और यहाँ पर एवरेज सर्वाइवल जो है तकरीबन 1 ईयर है आफ्टर डायग्नोस, यानी जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो बंदा इसके बाद तकरीबन 1 साल तक जिंदा रह सकता है। ट्यूमर मोर कॉमन इन द पेंक्रियाटिक हेड, ये जो पेंक्रियाटिक हेड है दिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर क्या है, ये पेंक्रियाटिक जो है हेड है जो यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके अंदर जो है ट्यूमर हुआ है। सो पेंक्रियाट का जो हेड है ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है, और इस वजह से फिर क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है, एंड दैट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जिस तरह जॉन्डिस में हमने पढ़ा था कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो अकर बिकॉज ऑफ द पेंक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा, इट इज है विद CA19-9, जो कि इंपॉर्टेंट है, MCQs में ज़रूर आता है। also CA but it is less specific, this is more specifically seen in colorectal का CA जो है ये पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा में एलिवेट हो सकता है, लेकिन ये असल में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए है, तो इसके लिए जो है हमारे पास है वो है CA19-9। और मोस्ट कॉमन जो जीनोमिक एलिमेंट है वो क्रॉस एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, इसमें ये वाला म्यूटेशन होता है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, टोबैको स्मोकिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, टोबैको स्मोकिंग जो होता है कि इसके लिए है स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। देन वी हैव क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस स्पेसिफिकली आफ्टर 20 ईयर, डायबिटीज है एज आफ्टर 50 ईयर। अब इस पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगा जो कि बैक की तरफ रेडिएट होता है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमने पढ़ा कि एपिगेस्ट्रिक पेन दैट इज रेडिएटिंग टू बैक, आपने अर्ब लाइन को देखना है, यहाँ पर एब्डोमिनल पेन है दैट इज रेडिएटिंग टू बैक। वेट लॉस होगा ड्यू टू माइलोब्सेप्टिन एनोरेक्सिया, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा, क्या है ये स्किन के ऊपर रेडनेस होता है ऑन एक्सट्रीमिटीज, सो रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑन पल्पेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, दैट इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम, दैट इज क्या है ट्रोजियो सिंड्रोम। एंड देन वी हैव obstructive jaundice in palpable non-tender gallbladder, that is called as a Curvaiser sign। तो Curvaiser sign क्या होता है कि जब palpable non-tender gallbladder होता है, that is Curvaiser sign। So this is a pancreatic adenocarcinoma। Then we will talk about the gastrointestinal pharmacology। तो अब यहाँ तक पैथोलॉजी अब जेटी खत्म हो गया, then we will start the pharmacology।